गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम ग्रेविटेशन चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जो कि है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसे हम क्या बोलते हैं, स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस टॉपिक के बाद हम लोग देखेंगे स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या रिलेशन होता है। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको कैपिटल जी के बारे में बताया था कि कैपिटल जी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला काम है हमारा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, पहले इसके बारे में हम जानें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। आपको ये पता होगा कि एक्सेलरेशन क्या होता है। जब किसी बॉडी की स्पीड जो है कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहे, या तो स्पीड बढ़ रही हो या तो स्पीड घट रही हो। आपने इसे चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था कि जो एक्सेलरेशन होता है वो किसके इक्वल होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि टाइम के रिस्पेक्ट में अगर किसी भी बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसका मतलब वो बॉडी कैसी है, एक्सेलरेटेड है। ठीक है, तो अब क्या होता है, नॉर्मल सी वेलोसिटी की जब बात होती है, ठीक है, तो किसकी बात करते हैं हम लोग, नॉर्मल एक्सेलरेशन की बात करते हैं। लेकिन अगर यही चीज अर्थ के केस में हो जाए, मतलब कहने का सेंस ये है कि मान लेते हैं ये अर्थ है, ऊपर से हम किसी बॉल को फेंक दें, ठीक है, और बॉल को जब हम फेंकें तो इसकी स्पीड, इसकी वेलोसिटी जो है वो क्या हो, चेंज होती रहे टाइम के साथ। ये नहीं होता ऊपर से जब फेंके तो धीरे धीरे थोड़ा और नीचे आके तेज हो जाती है। या आप नीचे से किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो आप फेंकते हैं, देखते हैं फेंकेंगे तो वेलोसिटी उसकी तेज होगी, फिर एक पॉइंट के बाद उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, फिर वो नीचे आना स्टार्ट कर देती है। तो कहने का सेंस है कि अर्थ के रिस्पेक्ट में किसी भी बॉडी की वेलोसिटी चेंज होना क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी मीन्स अर्थ, ठीक है, अर्थ से रिलेटेड है ग्रेविटी, इतना आप ध्यान रखिएगा। चलिए लिखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो डेफिनेशन हो जाएगी द यूनिफॉर्म, ये आप यहाँ पे स्मॉल जी लिख सकते हैं, फिर डेफिनेशन लिखिए, द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन produced in a body, लिख लीजिए, produced in a body when it freely falls under the effect of gravity, under the effect of gravity। एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि जब हम किसी चीज को ऊपर से नीचे की तरफ फेंके और उस पर सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स लग रहा हो, ग्रेविटी फोर्स लग रहा हो, और उसके इफेक्ट में वो नीचे गिरना स्टार्ट कर दे, फ्रीली फॉल अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी एलोन, केवल और केवल कौन सा इफेक्ट वर्क करना चाहिए उसके ऊपर, ग्रेविटी वर्क करना चाहिए। ठीक है, इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, एक बार आपको हम और बता देते हैं कि क्या डेफिनेशन कह रही है। एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो कि किसी भी बॉडी में प्रोड्यूस होता है जब बॉडी को फ्रीली फॉल, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, फ्रीली मतलब बस छोड़ दीजिए, तो उस पर कौन सा फोर्स वर्क करता है, केवल ग्रेविटी का फोर्स वर्क करता है। और इस टाइप के एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब एक्सेलरेशन किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ, ड्यू टू ग्रेविटी। ये लाइन आपको एज इट इज लिखनी है, ध्यान रखिएगा। और इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए अब हम इसकी यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं कि इसकी यूनिट क्या होगी। आपने नॉर्मल एक्सेलरेशन की यूनिट आपको याद है क्या थी, बिल्कुल याद होगी, क्या थी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये भी एक्सेलरेशन वही है, तो यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगी। ठीक है, आप यूनिट लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या हमें देखना है, स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। जैसे मैंने स्मॉल जी बोला, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि स्मॉल जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है,
और जैसे ही मैंने कैपिटल जी की बात की तुरंत आपके मन में ये बात आनी चाहिए कि कैपिटल जी क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखिए इनके दोनों के बीच में रिलेशन हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक अर्थ बनाएंगे, मान लेते हैं ये अर्थ। ठीक है, अब क्या किया हमने, ये अर्थ का मास मान लेते हैं क्या है, कैपिटल एम, और अर्थ की रेडियस क्या मान लेते हैं, रेडियस कहाँ से लेते हैं, यही तो रेडियस होगी। ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया, आर। ठीक है, कैपिटल आर मानिएगा क्योंकि अर्थ की बात हो रही है इसलिए सब कुछ कैपिटल में ले लीजिएगा। ये क्या है, अर्थ है, और ये इसके सेंटर, ये इसका सेंटर है, सेंटर से इसकी जो डिस्टेंस है एक तरफ की, मतलब रेडियस जो है वो कितनी हो गई, आर। मान लेते हैं इस अर्थ पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास है स्मॉल एम। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट रखा है उसका हमने मास क्या मान लिया, एम मान लिया। इतनी चीजें आपको शायद समझ में आ गई होंगी, मैंने क्या बताया एक बार और देखते हैं। एक है अर्थ आपका जिसका मास है कैपिटल एम, और इसकी सेंटर से डिस्टेंस जो है एक साइड की जहां पे भी हमने मास रखा है उसके बीच की डिस्टेंस को हम लोग क्या मान लिए, कैपिटल आर लेट कर लिए। अब हम क्या करेंगे, अब दो ऑब्जेक्ट रखें, एक अर्थ का मास है, एक दूसरा इसके ऊपर ऑब्जेक्ट, तो इनके बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा। तो अट्रैक्टिव फोर्स जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, आपको मैंने बताया था कि न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ, क्या बताया था, उसके अकॉर्डिंग जो फोर्स होता है वो किसके इक्वल होता है, जी m1 m2 बताया था। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्मॉल m और कैपिटल M, और बीच की डिस्टेंस यहाँ पे देखिए स्मॉल m है, यहाँ पे यहाँ पे स्मॉल m है, यहाँ पे कैपिटल M है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, कैपिटल R। तो डिस्टेंस की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, कैपिटल R। इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी, सिंपल हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट की है। अब हम क्या करेंगे, ये फोर्स हो गया। ठीक है, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ से ये फोर्स का फॉर्मूला हो गया। एक फोर्स का फॉर्मूला हम लोगों ने और पढ़ा था, वी ऑल्सो नो दैट, चैप्टर नंबर 2 पे आइए। चैप्टर नंबर 2 पे मैंने आपको क्या बताया था कि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ma, बताया था, F इज टू ma। ठीक है, तो यहाँ पे F इज टू ma हो गया। अब एक चीज बताइए, वहां पे एक्सेलरेशन नॉर्मल एक्सेलरेशन था, बट यहाँ पे ग्रेविटी चैप्टर में क्या है, एक्सेलरेशन की जगह पे हमें क्या क्या पुट करना है, जहां जहां a है वहां पे आपको क्या पुट करना है, स्मॉल g, यानी a किसके इक्वल है, स्मॉल g के इक्वल है। ठीक है, अब फिगर हम इरेज कर दे रहे हैं, आपको आगे बताते हैं क्या करना है। ठीक है, जहां पे a है वहां पे हमें क्या पुट करना है, g पुट करना है। तो F इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। a की जगह पे हमने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, g पुट कर दिया। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखिए दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को। आप देख रहे हैं कि दोनों के LHS पार्ट इक्वल है, F इज इक्वल्स टू F। तो जब दोनों के LHS पार्ट इक्वल हैं तो दोनों के RHS पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो दोनों इक्वेशन से क्या हो गया, RHS को हम इक्वल करते हैं। तो RHS क्या हो गया, mg इज इक्वल्स टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, दोनों के जब LHS पार्ट इक्वल होंगे तो ऑब्वियस सी बात है दोनों के RHS पार्ट भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। स्मॉल m और स्मॉल m को हमने कट कर दिया। ठीक है, तो स्मॉल g इज इक्वल्स टू क्या आ गया, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये है रिलेशन किसके किसके बीच में, स्मॉल g और कैपिटल G के बीच में। अगर आपसे रिलेशन पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे, g इज इक्वल्स टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इतना तो आपने लिख लिया। अब हम एक चीज देखेंगे कि स्मॉल g जो है वो कौन सी वैल्यूज पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आते हैं, आपके अक्सर पूछा जाता है कि अगर मास को चेंज किया जाए तो क्या इफेक्ट होगा ग्रेविटी पे। ठीक है, तो इसको प्रूफ लिख लीजिए फिर बताते हैं। अभी आपने देखा कि स्मॉल g जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए, g तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया। ठीक है, और यहीं पे आप नीचे लिख लीजिएगा कि इसको बोलते क्या है। कैपिटल M क्या बताया था मैंने आपको फिगर में, मास ऑफ अर्थ, और कैपिटल R मैंने आपको क्या बताया था, रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, अब आप एक चीज बताइए
कि जो स्मॉल जी है वो कहीं भी ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड कर रहा है, कहीं भी स्मॉल एम आया है, नहीं आया है। तो कहने का सेंस है कि अगर अर्थ पे हम कितनी भी मानो 100 ग्राम की चीज को फेंक दें, मानो 1000 ग्राम की चीज को फेंक दें ऊपर से नीचे, दोनों एक साथ ही नीचे आएंगे और दोनों पे सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्क करेगा। बट इसके लिए कंडीशन ये है कि जब सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेयर में कौन सा फोर्स वर्क कर रहा होगा, ग्रेविटी फोर्स वर्क कर रहा होगा, तब की बात की जा रही। अदर फोर्सेस वर्क करेंगे तो ये दोनों बॉडीज अलग अलग आएंगी। एक एग्जांपल से अभी हम आपको समझाएंगे कि किस तरीके से ऐसा होता है, ठीक है। अब आप एक चीज और देखिए कि स्मॉल जी फिक्स क्यों है सबके लिए। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स है, आपको पता है। मास ऑफ अर्थ, अर्थ का जो मास है वो ऐसा तो नहीं है हर जगह पे चेंज है, मास भी फिक्स है और रेडियस ऑफ अर्थ भी फिक्स है, इसलिए स्मॉल जी की भी वैल्यू फिक्स मिली है। जो कि अर्थ की बात कर रहे हैं, सिर्फ अर्थ की, अर्थ पे स्मॉल जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आप लर्न कर लीजिएगा, स्मॉल जी की वैल्यू अर्थ पे कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यू आप लर्न कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। कहीं कहीं पे इसको कैलकुलेशन के लिए 10 कंसीडर कर लेते हैं, तो जहां पे 10 कंसीडर किया जाएगा वहां पे आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि स्मॉल जी इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। चलिए एक चीज और बता देते हैं आपको, फिर टॉपिक को खत्म करते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपने देखा था कहीं भी स्मॉल एम की बात नहीं की गई, ठीक है। तो क्या हो गया, इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट बट डिपेंड ऑन रेडियस ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ अर्थ, दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इसीलिए मैंने अभी आपसे कहा कि अगर सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेयर में ग्रेविटी वर्क कर रही हो, कोई और फोर्स ना लग रहा हो, तो कितनी भी हल्की चीज हो और कितनी भी भारी चीज हो, अगर आप कहीं से उसको ऊपर से गिराएंगे तो दोनों एक साथ अर्थ पे पहुंचेंगी, क्योंकि दोनों पे ग्रेविटी क्या लगती है, सेम लगती है। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी मास पे तो डिपेंड नहीं करती, स्मॉल एम पे कहाँ डिपेंड कर रही थी, डिपेंड ही नहीं कर रही थी। तो क्या होगा, चाहे भारी चीज हो चाहे हल्की चीज हो, कैसी भी चीज हो, नीचे दोनों एक ही साथ आएंगी। बट मैंने कंडीशन बताई कि अगर सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स वर्क कर रहा हो, अगर और सारे फोर्सेस वर्क करेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स है या एयर में हवा बहुत तेज से चल रही, तो ये दोनों साथ में नहीं आएंगे। नॉर्मल कंडीशंस में ऐसा नहीं पॉसिबल है, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे।